हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम सीटेट, एचटेट और जीके के लिए एसएसटी की स्टडी करते हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम कक्षा 8 के लेसन 6 में आ गए हैं। ठीक है, चलो आज हम इसके विषय में पढ़ लेते हैं। एक शब्द है विशहरीकरण। विशहरीकरण, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि शहरों की शक्ति कम होने पर दूसरे शहरों का विकसित होना, यानी कि विशहरीकरण। जैसे कि पहले क्या था, भारत की राजधानी कोलकाता थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, कोलकाता से जब दिल्ली बनी ना भारत की राजधानी, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ का जो प्रभुत्व था वो कम हो गया कोलकाता का, और दिल्ली एक जीर्ण शीर्ण शहर था स्टार्टिंग में। तो फिर इसमें ये बादशाह वगैरह रहने लग गए। फिर जाके जो ये अभी ये नई दिल्ली बनी हुई है, यहाँ पर तो बिल्कुल है ना कुछ भी नहीं था। ठीक है, और फिर इसका क्या हुआ, विशहरीकरण हो गया इसका, यानी कि इस शहर यानी कि कोलकाता की जो शक्ति थी वो कम हो गई, और फिर कहाँ पर आ गया, ये दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली है ना 1000 वर्ष से भी ज्यादा तक राजधानी रह चुका है। ठीक है, यानी कि बहुत लंबे समय से दिल्ली राजधानी है। ठीक है, फिर एक है दरगाह। क्या है भाई? दरगाह। दरगाह बोलते हैं सूफी संत का मकबरा। किसको बोलते हैं? दरगाह। सूफी संत के मकबरे को बोलते हैं दरगाह। और एक शब्द है खानकाह। क्या शब्द है? खानकाह। ठीक है, यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, यानी कि जो पहले यात्री आते जाते थे उनके लिए विश्राम गृह को खानकाह कहते थे। और फिर जहां पर है ना लोग आध्यात्मिक मामलों पर, जैसे कि भगवान होता है क्या नहीं होता, पाप क्या होते हैं, पुण्य क्या होते हैं, ठीक है, भगवान किसी ने देखा है क्या, आत्मा क्या होती है, आत्मा मरती है या जीवित रहती है, ऐसी जो बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, इन पर चर्चा होती थी। और संतों का आशीर्वाद लेते थे यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर? खानकाह में। और क्या करते थे? नृत्य और संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते थे। ठीक है, क्या करते थे भाई? यहाँ पर यात्री विश्राम करते थे और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते थे, संतों का आशीर्वाद लेते थे, और नृत्य और संगीत की जो क्रियाएं यहाँ पर होती थी। ठीक है, देखो, दरगाह, सूफी संत का मकबरा। ठीक है, खानकाह के विषय में अब हमने पढ़ा है। फिर एक शब्द आता है ईदगाह। ठीक है, इनमें है ना क्या होता है कि जैसे 3 दे दिए, ये दरगाह, खानकाह और ईदगाह। ठीक है, एक साइड तो ये तीनों दे दिए, एक साइड है ना इनके वो दे दिए कि भाई किसको बोलते हैं। ठीक है, और आपको बोल देंगे कि इनका मिलान करो, सही मिलान करो। तो इसलिए है ना मैं आपको ये बता रही हूँ, और आप है ना अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना। ठीक है, फिर है मुसलमानों का, यानी कि जो ईदगाह है ना वो मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल, यानी कि जो मुसलमानों का जो खुला प्रार्थना स्थल है उसको बोलते हैं ईदगाह। और जहां पर सार्वजनिक प्रार्थना, यानी कि सभी लोग जहां पर आकर प्रार्थना करते हैं, और जो त्योहार मनाए जाते हैं यहाँ पर ईदगाह में। ठीक है, आ गई समझ में? दरगाह, खानकाह और ईदगाह में, यानी कि ये क्या क्या है, ये इनके विषय में आपने अब जान लिया है। ठीक है, इसके बाद आता है कुल दे सिख। यानी कि कुल दे सिख क्या है? ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि कुल दे सिख क्या है? एक ऐसा रास्ता जो एक जगह पर जाकर बंद हो जाता है। देखो, परीक्षा की दृष्टि से ये चारों है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप है ना अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, फिर क्या हुआ, यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गई। यानी कि जो दिल्ली है ना, हम इसके विषय में पढ़ रहे हैं आज। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो यमुना नदी है उसकी बाईं तरफ में 14 राजधानियां, यानी कि छोटी छोटी 14 राजधानियां बसी। और सबसे जो शानदार राजधानी थी वो थी शाहजहानाबाद।
ठीक है, कौन सी थी भाई? शाहजहानाबाद। यानी कि इन 14 में सबसे जो शानदार राजधानी थी वो थी शाहजहानाबाद, और ये किसने बसाई थी? ये शाहजहां ने बसाई थी। ठीक है, इसकी स्थापना है ना 1639 में की थी, और इसके भीतर एक किला महल था। क्या था भाई? एक किला महल था, और बगल में क्या था? एक शहर था। बगल में क्या था भाई? एक शहर था, और इसके जो अंदर है किला महल था, और लाल पत्थर से बने किले में महल परिसर बनाया गया था। यानी कि जो इसमें किला था वो लाल पत्थर से बनाया गया था, और उसमें एक महल परिसर बनाया गया था। ठीक है, और इसके पश्चिम में है ना 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। देखो किसकी बात हो रही है? अब ये शाहजहानाबाद की। ठीक है, तो ये शाहजहां ने बसाई थी, और ये लाल पत्थर से बनी हुई थी। ठीक है, और इसके है ना जो पश्चिम में है 14 दरवाजों वाला एक पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें चौड़ी थी। यानी कि इसमें क्या था? चांदनी चौक और जो फैज बाजार है इसकी सड़कें बहुत ही चौड़ी थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर शाहजहां के समय में दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक केंद्र रहा। यानी कि जो चांदनी चौक है ना उसके बीचों बीच में क्या थी? एक नहर थी, और जो शाहजहां के समय में है ना दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक केंद्र रहा है। ठीक है, किसके समय में भाई? शाहजहां के समय में सूफी संस्कृति का केंद्र रहा है कौन? दिल्ली। ठीक है, मीर तर्की मीर ने कहा है, ये बातें आती है भाई, ये बातें किसने कही थी? ठीक है, मीर तर्की मीर एक शायर हुए हैं। इन्होंने कहा है दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वो तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। किसने कहा है भाई? ये मीर तकी मीर ने। ठीक है, क्या कहा है? कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान से अपनी नोटबुक में उतार लेना, क्योंकि एक दो जो ये बातें किसी के द्वारा कही जाती हैं वो पूछ ली जाती हैं पेपर में। ठीक है, और इन्होंने एक बात और कही है, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उजड़े दयार के। ये भी मीर तकी मीर ने कही थी। और 1739 में यानी कि जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था ना उस समय पर इसने ये बातें कही थी कि भाई हम तो क्या हैं? उजड़े दयार के रहने वाले हैं। यानी कि उसने 1739 में नादिर शाह ने इसको लूट लिया था दिल्ली को। ठीक है, उसके बाद है नई दिल्ली का निर्माण। यानी कि ये तो थी दिल्ली, अब आ गई नई दिल्ली का निर्माण। ठीक है, 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। भाई अंग्रेज तो मराठों के पीछे लगे हुए हैं, ये आप जानते हो, हमने पिछली जो पार्ट नंबर 41 है उसमें किया है। ठीक है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी। क्या थी भाई? कलकत्ता थी, ये आप जानते हैं। इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने दिया। ठीक, यानी कि जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, इसलिए जो मुगल बादशाह था वो कहाँ रहता था? लाल किले में रहता था। फिर क्या हुआ? 1911 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। पता है भाई आपको, दिल्ली है ना 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी। 1857 से पहले मद्रास, मुंबई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेज की जो बस्तियां थी ना वो अलग अलग होती थी। ठीक है, भारतीय लोग काले व अंग्रेज लोग गोरे इलाके में रहते थे। अब ये सोचेंगे भाई क्या इलाके भी काले गोरे होते हैं? नहीं, जहाँ पर काले लोग रहते थे ना वहां पर अंग्रेज नहीं रहते थे, और जहाँ पर है ना गोरे गोरे लोग रहते थे अंग्रेजों ने वहां पर अपनी बस्तियां बना रखी थी। ठीक है, फिर क्या होता है? 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई। कब हुई? ये बातें इंपॉर्टेंट है भाई, आप इनको ना नोट कर लेना। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जो शुरुआत में ना मदरसे के रूप में था। क्या था? शुरुआत में वो क्या था? मदरसे के रूप में। कब स्थापना हुई थी? 1824 में। इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में सूत्रपात कर दिया। यानी कि सूत्रपात होता बांधना, यानी कि विज्ञान और मानव शास्त्र को इसने बांधे रखा। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा सिखाई जाती थी। क्या थी भाई? यहाँ की भाषा उर्दू थी।
बहुत सारे लोग है ना 1830 से 1857 की अवधि में दिल्ली को ना पुनर्जागरण का काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुनर्जागरण, यानी कि फिर से जागृति उत्पन्न होना, यानी कि 1830 से 1857 का जो काल था उसको पुनर्जागरण काल कहते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, फिर देखो एक और है कि ये भी किसने कही है, ये बातें हैं, ये गालिब ने कही है। जब गुस्साए शेर किसको कहा इसमें? अंग्रेजों को। ठीक है, शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले न जाने कितने औरत मर्द आम और खास, 3 दरवाजों से दिल्ली के से भाग खड़े हुए, यानी कि औरत मर्द आम और खास और 3 दरवाजे से दिल्ली से भाग खड़े हुए, और उन्होंने छोटे छोटे समुदायों तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। पनाह होती है आश्रय लेना। ठीक है, ये किसने कही थी बातें? ये गालिब ने कही थी। ठीक है, किस समय की कही है? कि जब अंग्रेजों ने लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे ना, उस समय की ये बात कही गई है। ठीक है, अंग्रेजों ने बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दी। क्या कर दिया भाई? बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दी। लेकिन इनकी एक इम्पोर्टेंट बात थी, इन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। क्या नहीं किया भाई? मंदिरों को नहीं तोड़ा इन्होंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा कार्य अंग्रेजों ने नहीं किया। उसमें आ सकता है बाग नष्ट नहीं किए, मस्जिदें नष्ट नहीं की। ठीक है, और एक आ जाता है मंदिर नष्ट नहीं किए, और एक आ जाता है कि ये सभी। ठीक है, तो आपको क्या आंसर चूज करना है कि मंदिरों को इन्होंने नहीं तोड़ा अंग्रेजों ने। ठीक है, रेलवे की स्थापना करने के लिए 1870 में शाहजहानाबाद की दीवारों को तोड़ दिया गया, यानी कि जो वो राजा ये शाहजहानाबाद है ना, शाहजहां की जो राजधानी है, इसकी दीवारों को अब तोड़ना शुरू कर दिया 1870 में। ठीक है, इसी समय अंग्रेजों ने भारतीयों से अलग सिविल लाइंस इलाके में रहना शुरू कर दिया, यानी कि भारतीयों से अलग रहना शुरू कब किया? 1870 के आसपास इन्होंने भारतीयों से अलग रहना शुरू कर दिया। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया। जो 1824 में दिल्ली स्कूल खुला था ना, उसको एक कॉलेज बना दिया तथा 1873 में उसको फिर बंद ही कर दिया। यानी कि दिल्ली कॉलेज खुला था 1824 में, और फिर क्या किया? उसको एक कॉलेज बना दिया। फिर कॉलेज बनाने के बाद 1873 में उसको बंद कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है? 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन किया। किसने किया भाई? 1877 में वायसराय लिटन ने। ठीक है, रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अब भी कलकत्ता ही थी, यानी कि जो प्रमुख रूप से क्या थी 1877 में भाई, आप 1911 मत समझ जाना, 1877 की बात हम कर रहे हैं अब। ठीक है, यानी कि 1877 में वैसे तो क्या थी? कोलकाता ही भारत की राजधानी थी, परंतु दिल्ली है ना, जो लोगों का है ना क्या कर रही थी, यानी कि लोगों का जो ध्यान है उसको आकर्षित करने के लिए इसने क्या किया? दिल्ली में इस दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, लोगों का ध्यान आकर्षित क्यों करना था? क्योंकि इनकी प्लानिंग थी कि भाई हमें दिल्ली को राजधानी बनाना है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक, ठीक है, कब हुआ? 12 दिसंबर 1911 में। और इस दरबार में है ना 1 लाख से भी ज्यादा भारतीय राजा और महाराजा शामिल थे। ठीक है, कौन कौन थे? भारतीय राजा, महाराजा, अंग्रेज अफसर और सिपाही जमा हुए थे, 1 लाख से भी ज्यादा दिल्ली में। ठीक है, और कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का जो ऐलान है ना, इसी दरबार में किया गया था। यानी कि जो दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला लिया था ना, वो इसी दरबार में लिया गया था। ठीक है, तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया भाई? जो रायसीना पहाड़ी है ना, उसके 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण कर दिया गया। और एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का
डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। किसको सौंपा गया? एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर को। क्या सौंपा गया भाई आपको? है ना, दिल्ली के जो इमारतें हैं उनका डिजाइन तैयार करना है। ठीक है, किसको भाई? एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये बातें ना आप नोट करते चलिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, फिर क्या होता है कि वायसराय ने महल, यानी कि जो वायसराय का जो महल है, अब है जो राष्ट्रपति भवन, ठीक है, वाला रास्ता है ना किंग वे, यानी कि किंग वे, उस टाइम पर किंग वे और अब बोला जाता है इसको राजपथ। ठीक है, ये है ना 2 मील चौड़ा रास्ता है। कितना? उस समय भी था, उस समय था ये वायसराय का महल, और अब है वर्तमान है ये राष्ट्रपति भवन। उस समय इसको बोला जाता था, यानी कि जो इसका रास्ता है किंग्स वे बोला जाता था, और अब इसको बोला जाता है राजपथ। ठीक है, ये 2 मील का चौड़ा रास्ता है, और इसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई हैं। क्या बनाई गई भाई? दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई हैं, और इसका रूप है ना मोटे तौर पर क्लासिकी यूनान, यानी कि जो क्लासिकी यूनान है 5वीं शताब्दी का जो निर्माण है उस से मिलती जुलती, यानी कि वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद है जो वो सांची के बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। यानी कि जो इसका जो है ना सचिवालय वगैरह है ये तो है क्लासिकी यूनान की जो इमारतें हैं उनसे मेल खाता हुआ, और जो वायसराय पैलेस है ना वो है केंद्रीय सांची में जो गुंबद है ना, और वहां पर बौद्ध स्तूप की बनावट पर यह आधारित था। ठीक है, लाल बुरबुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई है। यानी कि इसमें क्या क्या लगाया गया है? लाल बुरबुरा पत्थर और नक्काशीदार जालियां लगाई गई हैं, जो कि मुगल शिल्प से ली गई है। ठीक है, ली गई थी। ठीक है, ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक के लिए वायसराय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा है। ठीक है, यानी कि ये क्या सोचते थे कि भाई है ना हम हमारा सबसे ऊंचा बनाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, जो शाहजहां की जो जामा मस्जिद है ना उससे भी ऊंचा इन्होंने अपना महल बनवाया। और यह निर्णय किसने लिया था? यह निर्णय लिया वास्तुकारों ने। ठीक है, किसने लिया भाई ये निर्णय? ये निर्णय लिया था वास्तुकारों ने। ठीक है, नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। कितने साल लगे भाई? लगभग 20 साल लगे नई दिल्ली के निर्माण में, और यानी कि इस शहर को पुरानी दिल्ली से बिल्कुल अलग बनाया गया। भाई नया बनाया है तो अलग तो बनेगा ही। ठीक है, चौड़ी गलियां, पार्क और पानी की व्यवस्था इत्यादि ये सभी किए गए इसमें। फिर आता विभाजन के समय जीवन। क्या? यानी कि जो 1947 में हमारा विभाजन हुआ ना भारत और पाकिस्तान का, उस समय का अब हम वर्णन करेंगे। ठीक है, यानी कि 1997 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बढ़ी। ठीक है, संस्कृति बदली, यानी कि मुसलमान उधर गए पाकिस्तान में और हिंदू भारत में आए। ठीक है, इसलिए संस्कृति बदली और रोजगार बदले। ठीक है, ये तो आप समझ ही लेते हो, नॉर्मल सी बातें हैं भाई, कोई किसी रोजगार का व्यक्ति है कोई किसी का, तो रोजगारों में भी परिवर्तन होगा। दिल्ली से जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। ठीक है, जिन्हें अब शरणार्थी बोलते हैं ना वो शरणार्थी हैं, यानी कि शरण और अर्थी यानी कि शरण में आए हुए। ठीक है, इन्हें बोलते हैं शरणार्थी। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे, जिसमें लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। कितने मकान? 44,000 खाली हो गए, और उस समय दिल्ली शरणार्थियों का एक शहर बन गई थी। ठीक है, जबकि 1951 में यहाँ की आबादी 8 लाख से कुछ ज्यादा थी। यानी कि 1951 में दिल्ली की आबादी क्या थी भाई? 8 लाख। ठीक है, इस समय पंजाब से अधिक लोग आए थे, यानी कि पंजाब से बहुत ज्यादा लोग आए थे दिल्ली में। लाजपत नगर और तिलक नगर इसी समय की बस्तियां हैं। ये बोलते हैं ना लाजपत नगर और तिलक नगर, ये है ना शरणार्थियों की बस्तियां हैं। ठीक है, दिल्ली से जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी थे। ठीक है, और दिल्ली में आने वाले लोग थे भूस्वामी, वकील, व्यापारी और छोटे दुकानदार। ठीक, जो गए भाई वो तो थे हाथ के काम करने वाले, और जो आए वो थे भाई नौकरी पैसे वाले लोग। ठीक,
हवेलियां। अब ये हवेलियां होती थी, इनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। ठीक है भाई, यानी कि जो मुगल लोग थे वो हवेलियों में रहते थे और एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। हवेली के चारों ओर मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे। ठीक है, और जिनका सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल करते थे। और भीतरी जो दालान है और जो कमरे हैं वो परिवार की औरतों के लिए होते थे। दालान बोलते भाई, ये दहलीज वगैरह होती है ना इनको। ठीक है, हवेली के कमरों में फर्नीचर बहुत कम था, यानी कि उस समय पर फर्नीचर बहुत ही कम था। और ब्रिटिश शासन में फिर क्या हुआ, ये हवेलियां बिकने लगी तथा हवेलियां जो सड़कों पर खुलती थी उन पर दुकानें व गोदाम बनने लगे और बहुत सारी हवेलियां प्रयोग में न आने से खराब हो गई। ठीक है, एक शब्द आया है बंगले। बंगले औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से बिल्कुल भिन्न थे। इनमें एक ही परिवार रहता था तथा ये एक मंजिल वाली डलवा छत वाले होते थे। ये है ना 1 या 2 एकड़ में खुले स्थान पर बने होते थे। इनमें रहने, खाने, सोने के लिए अलग अलग कमरे होते थे। ये भाई अंग्रेजों के थे बंगले और भारत वालों के थी हवेलियां। ठीक है, तथा एक लंबा बरामदा तथा कई कमरों में 3 तरफ बरामदा बनाया जाता था। रसोई घर अस्तबल होता है, घोड़े बांधने की जगह। ठीक है, रसोई घर अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर मुख्य रूप से मकान से अलग बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए भैया आज के लिए हम बस इतना ही कर लेते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। इतना मैं आपको बताती हूँ कि ये है ना जो नोट्स हैं बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी हैं। यदि आप इन नोट्स से स्टडी करोगे तो सीटेट जरूर कवर हो जाएगा आपका। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।